अरीशा कॉलेज से वापस आते ही किचन में आकर अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ हो चुकी थी। अरीशा, अम्मी ने कहा है बर्तन धोने के बाद जाकर तैयार हो जाना, आज तुम्हारे ससुराल वाले तारीख पक्की करने आ रहे हैं। रिदा अपनी अम्मी का मैसेज अरीशा को देकर जा चुकी थी और अरीशा सुन होकर खड़ी हो गई थी। एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। 2 ही दिन पहले उसका रिश्ता पक्का हुआ था। उस दिन से वो रोए जा रही थी। सारी रात रोने के बाद वो बहुत हिम्मत करके कॉलेज गई थी और वापस आते ही ये खबर सुनकर फिर उसका दिल उदास हो गया था। अरीशा के अम्मी अबू एक हादसे में फोत हो गए थे। इस वक्त अरीशा की उम्र सिर्फ 7 साल थी। अपनों के नाम पर उसके सिर्फ ताया ही थे, इसलिए अरीशा उनकी जिम्मेदारी बन गई। ताया अबू का बर्ताव उसके साथ लिया दिया ही था, लेकिन ताया अम्मी को वो जहर लगती थी। ताया अबू दुबई में नौकरी करते थे, इसलिए कभी कभी ही घर पर रहते थे और उनके पीछे ताया उसके साथ नौकरों से भी बदतर सलूक करती थी। उनकी बातें ताने हमेशा अरीशा का दिल छलनी कर दिया करते थे, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी जब अल्लाह ने ही उसकी किस्मत में ये सब लिखा था। तायम्मी उससे हर घर का सारा काम करवाया करती थी, अपनी खिदमत करवाया करती थी और पहनने के नाम पर उसे अपनी बेटियों रिदा और फारिजा के पुराने कपड़े और सामान दिया करती थी। तायम्मी को देख उसकी दोनों बेटियां भी उस पर ऐसे ही हुक्म चलाती थीं और वो चुप करके सहती रहती। ताया जी के कहने पर उन्होंने 10वीं के बाद उसका दाखिला तो करवा दिया था, लेकिन उन्हें उसका पढ़ना भी बहुत खटकता था। वो जल्द से जल्द उसके लिए कोई रिश्ता ढूंढकर अपने बोझ को कम कर देना चाहती थी, लेकिन किसी रिश्ते वाले उसके लिए इनकार कर चुके थे। वजह 2 थी। एक अरीशा का रंग हल्का सा सांवला था और दूसरे के वो यतीम थी, इसलिए कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी। अरीशा को उनके इनकार करने के बाद तायम्मी की जो गालियाँ और बातें सुनने मिलती, वो अलग बेचारी घंटों रोती रहती। 2 दिन पहले उसके लिए एक रिश्ता आया था और उन लोगों को वो पसंद भी आ गई थी, लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो लोग बहुत रईस और ऊंचे घराने के लोग थे। इसलिए अरीशा डरी हुई थी। वो जानती थी तायम्मी उससे छुटकारा पाने के लिए किसी भी तरह उसकी शादी करना चाहती हैं, इसलिए उसे कुछ गलत होने का अंदाज़ा हो रहा था। वो 7 साल की उम्र से इतना कुछ सहती आई थी कि सब आगे की ज़िंदगी में पता नहीं उसे और क्या क्या देखना था, लेकिन वो सिर्फ रो सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी। रिदा जो उससे 2 साल बड़ी थी, उसने अरीशा को अपने कपड़े तंग करके पहनाए थे और उसे तैयार करके बाहर ले आई थी। वो इन लोगों के दरमियान खामोश बैठी थी और उनके जहन में वही ख्याल रहा था, खुश रहो बेटी, सब कुछ जानते हुए तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ कहकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वो शर्के की दादी थी जो हम अरीशा के सर पर हाथ रख के मोहब्बत से कह रही थी, और अरीशा ने उनकी बात पर सर उठाकर उन्हें देखा। उनके सब कुछ जानते हुए वाले लफ्ज़ अरीशा के हलक में अटक गए थे, मगर वो कह नहीं पाई। दादी ने उसका हाथ पकड़कर तीसरी उंगली में अपने पोते के नाम की अंगूठी पहनाई थी, जिसे वो बेतासुर निगाहों से देखती रही। रजिया जी, आपने अरीशा को सब कुछ बता तो दिया था ना? इस बार लड़के की माँ बोली। शायद वो दादी की बात पर अरीशा का हैरान होना नोटिस कर चुकी थी। जी हाँ, आपने जो कहा था मैंने सब बता दिया इसे। बहुत ही समझदार और नेक है, सबर बच्ची है। तायम्मी के मुंह से अक्सर ऐसे ही अल्फाज निकला करते थे उसके लिए, लेकिन सिर्फ रिश्ते वालों के सामने। दादी ने एक बार फिर उसके सर पर हाथ फेरा था। कुछ देर बाद जब वो लोग जा चुके थे, अरीशा तायम्मी के पास आई। उसने फैसला किया था कि वो हिम्मत करेगी और ताई से पूछेगी कि वो क्या बात है, आखिर ये इसकी ज़िंदगी का सवाल था। तायम्मी पान बनाकर मुंह में डाल रही थी। जब वो उनके कमरे में आई, उसे देख रही तायम्मी के चेहरे पर नागवारी छा गई। वो तायम्मी, मुझे मुझे पूछना था कि वो लोग कौन सी बात के बारे में पूछ रहे थे? आपने मुझे, उसकी ज़बान साथ नहीं दे रही थी। उसने बहुत मुश्किल से सर झुकाए इतने अल्फाज अदा किए थे। तायम्मी कड़े तेवर से उसे देखती ना कह उठकर इसके पास आई थी। अच्छा, तो तू यहाँ मुझसे सवाल जवाब करने आई है? हाँ, इन लोगों ने मुझे कहा था तुझे बताने को। उनके बेटे में एक कमी है, लेकिन तू कौन सी हूर है, तेरी शक्ल तो देखने लायक भी नहीं है। तुझे शुक्र मनाना चाहिए कि फिर भी वो तुझे कबूल कर रहे हैं, वरना सारी ज़िंदगी हमारे सर पर बोझ बनकर पड़ी रहती। कोई नहीं थूकता तेरी शक्ल पर। इतना बड़ा ख़ानदान, इतनी दौलत, इतना रुतबा, इतना सब कुछ है उनके पास कि उस लड़के की कमी कोई मायने नहीं रखती। तुझे तो मेरे पैर धोकर पीने चाहिए कि तेरी औकात से बढ़कर घर में तेरी शादी करके दे रही हूँ। तायम्मी के अल्फाज जहर में डुबोए हुए थे, तीरों की तरह उसके दिल को छलनी करते रहे। वो जाने के लिए पलट गई। रुक, तायम्मी ने उसे रोका। मेरी बात कान खोल कर सुन ले। तू इस घर में सिर्फ 3 दिन की मेहमान है। 3 दिन बाद तू शादी करके उस घर में रहना चाहती है या सड़क पर तेरा फैसला है? क्योंकि मैं अब तुझे इस घर में तो नहीं रखने वाली। तुझे जीतना बर्दाश्त करना था, कर लिया। तेरी भलाई इसी में है कि बिना मुंह खोले चुपचाप शादी कर ले। ज़्यादा नखरे करने की ज़रूरत नहीं है, आप दफ़ा हो यहाँ से। तायम्मी गर्मी गरजी थी और वो रोती हुई बाहर निकल गई थी। कबूल है, कबूल है, कबूल है। 3 बार कबूल है कहने के साथ उसने न सिर्फ माहिर जमाल को अपने शोहर के तौर पर कबूल किया था, बल्कि अपनी आने वाली ज़िंदगी की तकलीफ़ों और मुश्किलों के भी खुद को तैयार किया था, जिनसे वो नावाकिफ़ थी। अभी तक एक डर उसके दिल में कायम था, जाने क्या होने वाला है उसका। कौन सा कड़वा सच आएगा उसके सामने? कौन सी कमी थी उसके शौहर में? क्या वो पहले से शादीशुदा था, या उम्र में उससे बहुत बड़ा था, या उसकी शक्ल सूरत में कोई खामी थी? पता नहीं क्या था। सोच सोच कर वो थक चुकी थी।
रुखसे के वक्त उससे अपने माँ बाप शिद्दत से याद आ रहे थे। तायाबू से लग कर वो बहुत रोई थी और इस घर को अलविदा कहकर वो नए घर में आई थी। लेकिन वो नया घर सिर्फ घर नहीं, एक महल था। गुजरते वक्त के साथ उसकी बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। क्या सोच रही हो बेटा? दादी ने उसे गुमसुम बैठे देखा तो पूछ बैठी। इसने इसे नफ़ी में सर हिलाया। माहिर की फैमिली में उसकी दादी के अलावा सौतेली माँ और उसके दो बच्चे थे, सिकंदर और आलिया। वालिद की इंतकाल 4 साल पहले हुआ था, जबकि माहिर की माँ उसके पैदाइश के वक्त ही इंतकाल कर गई थी। माहिर की कज़न बहन रायना ने ही इसे सब बताया था। जो शादीशुदा थी वो बहुत प्यारी और बहुत मिलनसार थी। उनका 8 साला बेटा ज़ियान अरीशा के पास ही बैठा था। परेशान मत हो, अब ये तुम्हारा ही घर है। रायना ने उसे नर्वस देखा तो प्यार से बोली। मुझ बुढ़िया पर तुमने जो एहसान किया है वो मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका सकती। बस एक फ़िक्र थी मुझे कि मरने से पहले मैं अपने माहिर का घर बसता देख कर भी पाऊँगी कि नहीं, लेकिन तुमने आज मेरी वो फ़िक्र भी दूर कर दी। अब मैं सुकून से मर सकती हूँ। मेरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए तुम हो। यकीनन तुम बहुत ही नेक हो बेटा, तभी तो तुमने मेरे पोते की इतनी बड़ी खामी को जानकर भी उसके साथ देना कबूल किया। दादी की उसके पास से बैठी बोल रही थी और एक बार फिर वो डर बढ़ने लगा था। अल्लाह तुम्हारा दामन खुशियों से भर दे, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे और तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। दादी ने उससे दिल से दुआ दी। अरीशा को रायना कमरे में ले आई थी और बेड पर बिठा दिया था। कमरे में कुछ सजावट या बेड पर फूल वगैरह नहीं थे, लेकिन फिर भी कमरा बहुत आलीशान था। इतना बड़ा कि ताई अम्मी के घर के 2 कमरों के बराबर वो और रंग बिरंगी दीवारें, जहाँ जगह जगह तस्वीरें और शोपीस लगे थे। बेड के सिरहाने वाली दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी, वो माहिर की तस्वीर थी। ये उससे नीचे नाम पढ़कर पता चला और इस तस्वीर को देखने के बाद उसे नजर नहीं हटा पाई। पिछले कुछ दिनों से उसके दिल में जितने खदशात थे सब गलत साबित हुए थे। वो किसी शहजादे से कम नहीं था। कलमी रंगत, खूबसूरत नकोश, गहरी काली आंखें, काले बाल जो माथे पर बिखरे थे, कसरती बदन, ग्रे सूट में अपना हाथ सामने करके नजर कलाई पर बंधी घड़ी पर रखी हुई थी। दूसरा हाथ पैंट की जेब में था। क्लीन शेप किए खुद चेहरे पर गजब की कशिश थी। अरीशा उस तस्वीर को बेयकीनी से देख रही थी। वो सामने से लड़की जिसे हमेशा बदसूरत ही कहा गया था, वो चाहे जितनी इतनी बदसूरत नहीं थी, लेकिन माहिर के मुकाबले में वो बहुत आम थी। उस तस्वीर में माहिर की उम्र 25-26 से ज़्यादा नहीं लग रही थी। उस कमरे में और भी बहुत तस्वीरें थी, उसकी दादी के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, और हर तस्वीर में माहिर का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। अरीशा ने एक तस्वीर साइड टेबल से उठाई, उसे देखते हुए दिल से दुआ की कि आगे भी इसके खदशात गलत साबित होते रहे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ में वो तस्वीर रखते हुए फ़ौरन सीधी होकर बैठ गई। अब एक घबराहट ने आंख घेरा था जो इसके करीब आ रहा था। इसके सामने होने की घबराहट अरीशा चेहरा छुपाए बैठी थी और दोनों हाथ आपस में रगड़ रही थी। माहिर आकर इसके करीब बेड पर बैठ गया और उसके छुपे हुए चेहरे को देख रहा था। उसके यूँ देखने से अरीशा की धड़कनें बढ़ने लगी थी। उसके खामोश कमरे में अरीशा की चूड़ियों की आवाज़ बआसानी सुनाई दे रही थी। उसे दोनों हाथों को जोड़े रखा था कि माहिर ने अपना हाथ बढ़ाकर उसका हेयर कट अपने हाथ में लिया था। अरीशा ने दूसरे हाथ से अपना दिल थाम लिया था। माहिर एक हाथ में अपना हाथ लिए दूसरे हाथ से उसकी चूड़ियों को आगे पीछे कर रहा था। पहले बहुत धीरे, फिर इसने तेज़ी से चूड़ियों को आगे पीछे करना शुरू कर दिया था। इस हरकत पर अरीशा हैरान होती उसके पहले से वो चौंकी जब माहिर ने एकदम से तालियां बजाना शुरू कर दी। अरीशा ने घूंघट को पीछे करके देखा तो वो इसे देखकर हंस रहा था और दोबारा इसका हाथ पकड़कर उसकी चूड़ियों से खेल रहा था। अरीशा को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ और इसने अपना हाथ एकदम से पीछे खींचा, जिस पर माहिर ने उसे मुंह खोले देखा। वो ना, मुझे तुम्हारी बैंगल्स से खेलना है। वो हाथ आगे बढ़ाकर उसका हाथ मांग रहा था और अरीशा सदमे से उसे देख रही थी। प्लीज़ दो ना, माहिर को तुम्हारी बैंगल्स बहुत अच्छी लगी। अगर तुम माहिर को अपनी बैंगल्स से खेलने दोगी तो माहिर भी तुमको अपने टॉयज़ देगा। वो किसी बच्चे की तरह बात कर रहा था और अरीशा उसके लबो लहजे पर शौक से होकर उसे देख रही थी। पता है, माहिर के पास बहुत बहुत सारे टॉयज़ हैं। प्लेन है, रोबोट है और नई वाली कार भी है। तुम्हें क्या चाहिए? उसने अपनी उंगलियों पर गिनती करते हुए कहा। अरीशा का सर घूमने लगा। इतना बड़ा फ्रेब किया गया उसके साथ, इतनी बड़ी बात छुपाई गई उससे, उसे एक पागल के हवाले कर दिया। उसके अपनों ने वो फ़ौरन बेड से उतरी और दरवाजे की तरफ भागी। बीवी रुक जाओ, माहिर ने उसे रोकने के लिए आवाज़ दी। उसकी बीवी कहने पर वो हैरान होती रुक कर पलटी थी। माहिर को छोड़कर मत जाओ। वो बेड से उतरकर उसके पास आया था और मासूमियत से बोला, बीवी। अरीशा ने उसके अल्फाज दोहराए। हाँ, दादी ने बोला कि तुम मेरी बीवी हो, मतलब मेरी सबसे बेस्ट वाली फ्रेंड हो, और अब तुम माहिर के साथ ही रहोगी हमेशा। उसकी बात पर अरीशा ने एकदम से मुंह पर हाथ रखा और रोने लगी। उसके शोहर के लिए बीवी का मतलब ये था, नहीं बीवी। माहिर एकदम से कहता उसके पास आया। रोना नहीं, दादी ने कहा है अगर माहिर की बीवी रोएगी तो हमें अल्लाह ताला माहिर से नाराज़ हो जाएंगे, फिर वह माहिर को कभी चॉकलेट और आइसक्रीम नहीं देंगे। माहिर ने परेशान शक्ल बनाए कहा। अरीशा के रोने में रवानी आ गई। उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। प्लीज़ नहीं रोना बीवी। माहिर तुम्हें तंग नहीं करेगा, तुम्हारी बैंगल्स भी नहीं मांगेगा, प्रॉमिस। माहिर उसे मजीद रोता देखकर उदास हो रहा था। अरीशा ने दरवाज़ा खोला और बाहर भागने लगी।
बीवी रुक जाओ, माहिर ने उसे रोकने के लिए आवाज़ दी लेकिन वो नहीं रुकी। सीढ़ियाँ उतरकर हॉल में आ चुकी थी, उसे यहाँ नहीं रहना था। एक पागल के साथ नहीं रह सकती थी वो। दरवाजे से बाहर कदम रखते हुए वो रुक गई। एक पल में याद आ गया कि आखिर जाएगी कहाँ। ताई के कहे अल्फाज उसकी कड़वाहट अरीशा को सुन कर गई। वो वहीं दरवाजे में बैठ गई। अरीशा, रायना ने उसे यूं चौखट में बैठे देखकर घबरा कर उसके पास आई। क्या हुआ अरीशा, मेरे साथ आओ। रायना ने उसे उठाया और दादी के कमरे में ले आई। दादी सोने की तैयारी में थी। अरीशा को रोता देख परेशान हो गई। क्या हुआ बच्चे, माहिर ने कुछ कह दिया क्या? उसकी बातों का बुरा नहीं मानना तुम। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा लेकिन तुम बहुत जल्दी से समझने लगोगी। अरीशा बेआवाज़ रोए जा रही थी। दादी ने इसे समझाने की कोशिश कर रही थी। अरीशा, तुम्हें पता था ना माहिर के बारे में? रायना जो कब से चुप थी इसके पास बैठते हुए पूछने लगी। कुछ पता नहीं था मुझे, कुछ नहीं बताया गया था मुझे, क्योंकि किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता था मेरी मर्ज़ी से, मेरी ज़िंदगी से, क्योंकि मैं कौन सी हूर हूँ जो एक अच्छे लड़के एक अच्छी ज़िंदगी की उम्मीद कर सकती हूँ। मैं तो खुद दूसरों पर बोझ हूँ जिसे हल्का करने के लिए चाहे किसी भी दलदल में धकेलना पड़े वो गलत नहीं होगा। वो अपने अंदर आते उबाल को चाह कर भी रोक नहीं पाई और सख्त लहजे में बोली, माना मैं कोई हूर नहीं हूँ मगर मैं पागल भी नहीं हूँ जो मुझे एक पागल से। वो कहते कहते रुक गई थी। नहीं बेटा, रोना नहीं, हम कभी तुम्हें धोखा में नहीं देखना चाहते थे। हमने कभी नहीं चाहा था कि कोई लड़की बिना माहिर के बारे में जाने शादी के लिए हाँ करे। मगर तेरी ताई ने, बेटा शायद यही किस्मत को मंजूर होगा, तू ही मेरे माहिर का नसीब होगी, मेरे माहिर को छोड़कर मत जा। अब दादी की आंखें में भीगने लगी थी और अरीशा इनकी मतलबी बातों पर उन्हें बेयकीनी से देखने लगी और उसे अपने पागल पौधे के लिए उसकी ज़िंदगी मांग रही थी। नहीं दादी, रायना ने उन्हें संभालते हुए कहा, हमें कोई हक नहीं है अरीशा को रोकने का। उसकी भी अपनी मर्जी है, अपनी ख्वाहिश है। हम अपने मतलब के लिए उसकी ज़िंदगी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम इसके लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकते दादी। वो दादी को समझाने लगी और दादी बेबसी से उसे देखने लगी। हाँ सही कह रही है रायना, मैं तेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती लेकिन अपने पोते की ज़िंदगी की खातिर तेरे आगे हाथ जोड़कर भीख तो मांग सकती हूँ। वो दोनों हाथ जोड़े अरीशा के आगे झुकने को थी। दादी, अरीशा हड़बड़ा कर उठी और उनके दोनों हाथ अपने हाथ में लिए। मेरे बच्चे को तेरी ज़रूरत है बेटा, उसे किसी अपने की ज़रूरत है, इसे छोड़कर मत जा। मुझे तुझे मुझे तुझसे बहुत उम्मीदें हैं। रुक जा बेटा, मत जा। मेरे बाहिर को बहुत तू ही बचा सकती है उसके दुश्मनों से, तू ही उसे ठीक कर सकती है। दादी ज़ारोकता रो रही थी और अरीशा से गले से लग गई और अब दोनों बेतहाशा रोकर अपना गुण हल्का कर रही थी। माहिर हमेशा से ऐसा नहीं था अरीशा, वो तो बहुत ही समझदार और प्यारा था, अपनों के लिए जान तक दे देने वाला। जब मामू का इंतकाल हुआ तब उसने छोटी सी उम्र में उनकी सारी जिम्मेदारियां अपने सर ले ली थी। ऑफिस और काम के साथ दादी के बहुत ख्याल रखता था वो। लेकिन एक दिन एक एक्सीडेंट में उसके सर पर बहुत गहरी चोट आई थी। वो दिन तक बेहोश रहने के बाद जब उसे होश आया तो उसकी हरकतें अजीब सी हो गई। बहुत कोशिश की लेकिन ठीक नहीं हुआ वो। उसका दिमाग किसी बच्चे जैसा हो गया था। पता नहीं किस गुनाह की सज़ा मिली उसे। अलीशा दादी से अलग होकर रायना को देखने लगी। गुनाह, इस गुनाह का सिर्फ इतना था कि उसके बाप ने उसके लिए दूसरी शादी की ताकि उसे माँ मिले। उसका गुनाह था कि उसने अपनों से हद से ज़्यादा भरोसा किया। उसका गुनाह था कि उसके बाप की वसीयत में वो सारी जायदाद का इकलौता वारिस था, जिस जायदाद के लिए उसके अपने ही दुश्मन बन गए। दादी ने रायना की अधूरी बात मुकम्मल किया तो अलीशा की नज़रें भी दादी के चेहरे पर ठहरी। दादी, रायना ने उन्हें रोकना चाहा। नहीं रायना, मुझे मत रोको। अलीशा का सब कुछ जानना ज़रूरी है। वो माहिर की बीवी है, उसे हक है सब जानने का। दादी ने फैसला किया था कि वो अरीशा को सारी हकीकत बताएंगी, शायद तब भी अरीशा रुक जाए। आओ मेरे साथ। दादी इसका हाथ पकड़ते हुए उसके कमरे से बाहर ले आई थी और अरीशा बस चलती गई। उफ, शादी वाले ड्रामे ने थका दिया मुझे। नफीसा बेगम सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गई। माँ, मुझे समझ नहीं आता आपको क्या ज़रूरत थी उस पागल की शादी करने की। सिकंदर ने नागवारी से कहा। उस बुढ़िया ने रट लगाई हुई थी कि मरने से पहले पोते की शादी करवानी है। बहुत यकीन है उसे उसकी शादी के बाद उसका पोता ठीक हो जाएगा। सोचा चलो उसकी ये गलतफहमी भी दूर कर देते हैं। सिकंदर और आलिया उनके बेड पर बैठे थे और वो सोचने वाले अंदाज में सामने देख रही थी। बस 6 महीने और इन दोनों को झेलना है। जैसे ही माहिर 25 साल का हुआ सारी जायदाद उसके नाम हो जाएगी और फिर हम वो अपने नाम करवा लेंगे। उसके बाद वो बढ़िया अपने पागल पोते और बहू को लेकर जन्नत में जाए या जहन्नुम में, हमें क्या। नफीसा नहुसत से हंसी थी। लेकिन मॉम, कल को अगर ये लड़की हमारे लिए परेशानी बन गई तो? सिकंदर ने संजीदगी से कहा। वो क्या परेशानी बनेगी? मैं खुद उसे इतना परेशान करूंगी कि मेरे आगे मुंह खोलने की भी हिम्मत नहीं करेगी वो। शौहर तो पागल पागल है ही, अगर इसे भी पागल न कर दिया तो कहना। नफीसा बेगम कमीनगी से हंसते हुए बोली थी। लेकिन मॉम, अगर उसे पता चल गया कि माहिर भाई की ये हालत हमारी वजह से है और वो एक्सीडेंट भी हमने करवाया था तो? आलिया ने परेशान होते हुए कहा। अर्षा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, जो खिड़की के पास खड़ी इसकी बातें सुन रही थी। चुप, मनहूस कहीं की, अपना मुंह बंद रख, इसे कुछ पता नहीं चलेगा। वो जाहिर गंवार लड़की इतनी चालाक नहीं है, ना मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि उसे कुछ पता चलने दूंगी। तुम लोग जाओ अपने कमरे में। नफीसा बेगम ने उसे डरने डपते हुए कहा और आलिया मुंह पर सोकर उठ गई और सिकंदर भी उन्हें बाहर आता देख
अरीशा जल्दी से दादी का हाथ थाम कर जल्दी से चलती हुई उनके रूम में आ गई, उससे पहले कि वो लोग इन्हें देखते। देखा तुमने कैसे उसके अपने ही उसके दुश्मन बने हुए हैं। इसका बस चला ना तो शायद मेरे बच्चे को जान से मार देते। अगर इस वसीयत में ये ना लिखा होता कि अगर माहिर को कुछ होता है तो इसकी दौलत ट्रस्ट में चली जाएगी। दादी ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और ईशा को देखते हुए कहा, रायना शायद अपने कमरे में जा चुकी थी क्योंकि ज़ियान अकेला था। शायद मेरे बेटे को इनकी बुरी नीयतों के से अंदाज़ा बहुत पहले ही हो गया था, तभी उसने ऐसी वसीयत बनाई, लेकिन ये दौलत आज उसकी जान की दुश्मन बन गई है। दादी आप कुछ करती क्यों नहीं है? लोग आप इन्हें अब गिरफ्तार क्यों नहीं करवा देती? अरीशा ने इन्हें परेशान देखा तो इनका हाथ थामते हुए बोली, मैं अकेली बुढ़िया क्या कर सकती हूँ बेटा, बिना सबूत के कैसे कुछ कर पाती। और ये भी डर था कि अगर मैं इनसे उलझी तो कहीं मुझे माहिर से दूर ना कर दें। उनके लिए तो मेरा माहिर बिल्कुल अकेला हो जाता, कौन होता हूँ फिर उसके साथ। इसलिए मैं उसकी शादी कर देना चाहती थी ताकि कोई हो जो इसे इन फ़रेबों से बचा सके। जब पहली बार तुम्हें देखा तो मुझे लगा तुम ज़रूर मेरे माहिर को साथ दोगी, मेरे माहिर को तुम ही बचाओगी, और मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं की कि तुम ही मेरे माहिर की बीवी बनो। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली बेटा, इसलिए कहती हूँ तुम मेरे माहिर को छोड़कर मत जाओ, अल्लाह की मर्ज़ी समझकर रुक जाओ। इसे ज़रूरत है एक साथी की, मत जाओ बेटा। दादी एक बार फिर इसके आगे इल्तिजा कर रही थी। मैं नहीं जाऊंगी दादी, वैसे भी मैं भूल गई थी कि वापसी के रास्ते तो मेरे बहुत पहले ही बंद हो चुके हैं। पहले भी तो अपनी किस्मत से लड़ ही रही थी, अब क्यों ये शिकायत करूंगी? मेरी किस्मत बुरी है, अगर अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए यहाँ भेजा है तो मैं अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ़ नहीं जाऊँगी। अरीशा ने खोए हुए लहजे में कहा, वादा करो बेटी, तो मेरे माहिर को कभी छोड़कर नहीं जाओगी। दादी ने इसके आगे अपना हाथ बढ़ाया। मैं वादा करती हूँ दादी, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं आपके यकीन नहीं हो जाता कि आपका माहिर महफूज है, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। अरीशा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। वो वापस इसी कमरे में आई थी जिससे भागी थी। कम से कम ये ज़िंदगी पिछली ज़िंदगी से तो अच्छी थी, जहाँ वह किसी के काम आ सकती थी, जहाँ किसी को इसकी ज़रूरत थी। वो इन पर बोझ नहीं थी बल्कि इसकी ज़रूरत थी। इसने देखा माहिर बेड पर सोया हुआ था, टेडी बेयर को सीने से लगाया, उसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी। इसके अंदर अरीशा ने अपने आप को देखा, वो भी तो बचपन से अपनों के दिए गए दर्द सहती आ रही थी जैसे कि माहिर। इसे माहिर के पैरों पे कंफर्टर डाला और वॉशरूम में आ गई। माहिर की आंख खुली तो सबसे पहले सांस सोई अरीशा पर पड़ी। पलके झपकते हुए वो इसे हैरत से देखता रहा, यकीन करने के लिए कि वो सच में वहाँ मौजूद है, ये इसका ख्वाब है। माहिर ने उसके करीब चेहरा करते हुए धीरे से हाथ आगे बढ़ाकर उसके गाल को छूना चाहा। जैसे ही इसने गाल को हाथ टच किया, इससे फौरन हाथ खींच लिया। हल्की सी हलचल से भी अरीशा की आंख खुल गई। इसने माहिर का चेहरा अपने करीब से देखा तो घबरा के उठ बैठी। माहिर फौरन पीछे और बेड से उतरकर इसकी साइड पर आया। तुम नहीं गई माहिर को छोड़कर? वो खुश होते हुए बोला। अरीशा ने सर धीरे से नफ़ी में हिला दिया। मतलब तुम माहिर से गुस्सा नहीं हो? इस बार उसकी मासूमियत पर चाह के भी अरीशा की मुस्कुराहट रुक नहीं पाई। मतलब अब बीवी माहिर के साथ ही रहेगी? अरीशा ने सर उस बात में हिला दिया और माहिर अपनी जगह पर कूदते हुए तालियां बजाने लगा। अरीशा उसकी हरकत पर उसे देखती रही। हमेशा खुश रहो बेटा। वो दादी के पास आई तो उन्होंने उसे प्यार से गले लगा लिया। दादी आप नाश्ते में क्या खाएंगी बताइए ना, मैं आप ही बना कर लाती हूँ। अरीशा उनसे अलग होते हुए बोली, तो मैं ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। काम करने के लिए नौकर चाकर है ना, तुम बस बाहर का ख्याल रखो। दादी ने उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, करने दीजिए ना अम्मी जान, शक्ल तो देख रही ही चुके हैं, इसी बहाने इसके गुण भी देख लेंगे। नफीसा बेगम अपनी बात कहती हुई वहाँ आई। गुड मॉर्निंग बहू रानी, अब तुमसे कोई शरारत भरी बात पूछना तो फजूल ही है, क्योंकि नई नवेली दुल्हन के तरह रात भर जागने की ज़रूरत तो पड़ी ही नहीं होगी तुम्हें। फिर भी नई जगह थी, नींद तो आई ना। नफीसा बेगम ने जी भरकर उसके जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश की। वो सर झुका गई और किचन की तरफ चल आई। बात करते वक्त इतना ख्याल किया करो कि उसकी पुरानी सहेली नहीं सास हो तुम। इज्जत दोगी तो ही इज्जत मिलेगी। अरीशा के जाने के बाद दादी ने नफीसा बेगम को डांटा। मैं तो मजाक कर रही थी अम्मी, वैसे भी आपने कौन सा बहुत अच्छा किया उसके साथ, माहिर से उसकी शादी करवा के। नफीसा बेगम कहाँ चुप रहने वाली थी। दादी के ने उन्हें जवाब देने की बजाय वहां से चले जाना मुनासिब समझा। गुड मॉर्निंग। सिकंदर ने अरीशा को किचन में जाते देखा तो खुद भी उसके पीछे अंदर चला आया। अरीशा ने धीरे से जवाब दिया और दोबारा काम में मसरूफ हो गई। कोई मदद तो नहीं चाहिए ना अरीशा? सिकंदर की आंखें उसके चेहरे पर गड़ी हुई थी। वो अगर आकर इसके पास खड़ा हो गया था और इसका ये लोफराना अंदाज अरीशा को ज़रा पसंद नहीं आया। नहीं आप चलिए ना सिकंदर भाई, मैं बस 5 मिनट में नाश्ता लेकर आती हूँ। उसे सिकंदर को बाहर भेजना चाहा। वो तो ठीक है, लेकिन ये भाई वगैरह मत कहो, भाई बनने वाला मेरी उम्र है ना इरादा। वो गर्दन से हिलाते हुए बोला। वैसे तुम नहीं जानती मुझे कितना अफसोस हुआ तुम्हें देखकर, इतनी खूबसूरत लड़की और एक पागल से शादी कर रही है। बहुत ज्यादती हुई है तुम्हारे साथ। सिकंदर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिकंदर के कदम उसकी जानिब बढ़ रहे थे और वह घबरा कर अपने हाथ मरोड़ रही थी। जब रायना की आवाज़ पर सिकंदर फौरन पीछे हुआ और आयशा की जान में जान आई। सुना नहीं तुमने सिकंदर? मैं पूछ रही हूँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और रायना ने अपनी बात पर जोर देते हुए दोबारा पूछा।
वो मैंने सोचा कि ये इनकी कुछ मदद आज तक तुमने पानी भी खुद से लेकर पिया है जो चले हो मदद करने। अगर मदद करना है तो अपनी लाडली बहन की करो। शायद इसी बहाने वो किचन में तशरीफ़ ले आए। रायना भी जवाब देने में माहिर थी। वो जलकर उसे देखता हुआ बाहर निकल गया। ये तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा था ना? नहीं आपी, आपको कुछ चाहिए था? अरीशा ने बात बदल दी। वो पहले ही उनसे दिन शिकायत नहीं करना चाहती थी। कुछ नहीं, मैं तो बस देखने आई थी कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, रायना कहती हुई फिर से दूध निकालने लगी और इससे बात करते हुए अरीशा दोबारा काम में मसरूफ़ हो गई। अरे वाह! खाना तो लाजवाब बना है। क्यों नफ़ीसा? दादी ने उसे खाने की तारीफ़ करते हुए नफ़ीसा बेगम की जानिब देखा। वो शक्ल बिगाड़ कर बैठी थी। उन्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि अरीशा खाना बना पाएगी। सच अरीशा, बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है तुमने। लगता है तुमसे तो सीखना पड़ेगा काफ़ी कुछ। रायना ने भी बहुत दिल से इसकी तारीफ़ की। इतना अच्छा खाना तो मम्मी को भी नहीं आता मामी। ज़ियान ने भी अरीशा की तारीफ़ की तो नायना ने उसे मसनूई गुस्से से घूरा। नफ़ीसा, बहू से रसोई कराई है सास बनकर, तो आप ज़रा हाथ खोल कर नेक भी दे दे इसे। दादी ने नफ़ीसा बेगम को याद दिलाए हुए कहा। नफ़ीसा बेगम ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर अरीशा के हाथ में रखी। रख लो, पहली रसोई का इनाम है, खाना अच्छा बना लेती हूँ। नफ़ीसा बेगम ने बेदिली से तारीफ़ की। दादी ने एक बॉक्स उनकी जानिब बढ़ाया। ये क्या दादी? माहिर ने कहा। उसे अपनी बीवी के हाथ में चूड़ियों की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं चाहती हूँ ये चूड़ियाँ तुम्हें हमेशा तुम्हारे हाथ में रहें। उस बॉक्स में सोने की बारीक चूड़ियाँ थीं। अरीशा को माहिर की रात वाली बात याद आई। अगर शायराना अंदाज में कहा जाए तो दिल करता है बताने वाले के हाथ चूम लूँ। सिकंदर ने अरीशा को देखते हुए कहा। अरीशा ने उसके अंदाज में जो नोटिस किया शायद किसी और ने नहीं किया था, तभी कुछ कहा नहीं। अरीशा, तुम खड़ी क्यों हो बेटा? आओ तुम भी बैठ कर जाओ, नाश्ता करो। दादी ने उसे बैठने के लिए कहा। हाँ अरीशा, जल्दी से तुम भी खा लो, फिर हमें बाहर जाना है रात के फंक्शन के लिए कुछ शॉपिंग करने। आज एक छोटी सी रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी, इसलिए रायना ने भी इसे बैठने को कहा, मगर वो इस तरह खड़ी इधर उधर शायद किसी को ढूंढ रही थी। क्या हुआ अरीशा, क्या सोच रही हो? रायना ने उसे बेचैन देखकर पूछा। आप ही वो माहिर जी नहीं आए नाश्ता करने? आखिर उसने झिझकते हुए पूछ ही लिया। उसके यहाँ आने से कुछ लोगों के हलक में नवाले अटक जाते हैं, इसलिए वो अपने कमरे में खाना खाता है। दादी, मुझे भूख नहीं है, अगर आप कहें तो मैं पहले माहिर जी को नाश्ता दे आऊँ। अरीशा उनकी बात का मतलब समझ गई थी और नफीसा का मुंह बिगड़ते हुए भी देख चुकी थी। दादी ने उसकी बात पर इस बात में सर हिला दिया। माहिर जी, वो नाश्ते की प्लेट लेकर कमरे में दाखिल होती तो माहिर ड्राइंग बुक लिए कुछ बना रहा था। उसके आवाज़ पर फ़ौरन बुक उठाकर पीछे छुपा ली। माहिर जी, ये क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? उसके साथ पास बैठते हुए बोला। छुपा नहीं रहा हूँ, ड्राइंग बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। मेरे लिए तो मुझे भी बताइए ना, अलीशा ने खुश होते हुए कहा। अभी नहीं, जब कंप्लीट हो जाएगी तब ही दिखाऊंगा। चलिए ठीक है, लेकिन पहले नाश्ता कर लीजिए, अरीशा ने मुस्कुराते हुए कहा और नाश्ते की प्लेट आगे की। नहीं, माहिर को भूख नहीं लगी है, नाश्ता नहीं करना, अभी ड्राइंग बनानी है। उसने प्लेट हाथ से पीछे की। माहिर जी, ड्राइंग बाद में बना लीजिएगा, अभी आप नाश्ता कर लीजिए, फिर आपको दवाई भी लेनी है। अरीशा ने समझाते हुए कहा। नहीं, माहिर को दवाई नहीं लेनी, माहिर को दवाई गंदी लगती है। वो बुरा मुंह बनाते हुए बोला। माहिर जी, अगर आप दवाई नहीं लेंगे तो ठीक कैसे होंगे? माहिर तो पहले से ही बिल्कुल ठीक है। माहिर के जवाब पर अरीशा को लगा वो गलत कह गई। हाँ ठीक तो हो, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग बनना है ना, तो दवाई तो लेनी पड़ेगी। वो इसको पुचकाना जिद बच्चों की तरह इसे समझाने लगी। माहिर ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, देखो माहिर के मसल्स भी कितने हार्ड हैं। उसने अपनी टी शर्ट के हाफ स्लीव्स को ऊपर करके इसे अपने मसल्स दिखाए। लेकिन आपको और भी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है ना, सुपरमैन जैसी ताकत लानी है ना। अरीशा उसे मनाने की कोशिश करने के लिए बोली। माहिर ने सर नफ़े में हिला दे तो अरीशा ने पलट कर प्लेट नीचे रखते हुए उसे मसनूई गुस्से से देखा। माहिर जी, आपने क्या कहा था? आप मेरी हर बात मानेंगी, कहा था ना, इसे संजीदगी से कहा तो माहिर ने सर हाँ में हिला दिया। तो फिर चलिए, वरना मुझे बुरा लग जाएगा और मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। वो धमकी देने लगी। ओके, लेकिन तुम्हें माहिर को अपने हाथ से खिलाना पड़ेगा, तभी माहिर खाएगा। ओके। माहिर ने एक नई शर्त रखी। अरीशा इनकार नहीं कर सकती थी, वरना फिर वो जिद करने लग जाता। इतना तो वो समझ ही गई थी कि उसे मनाना बच्चे को मनाने जैसा है, बहुत मुश्किल। ठीक है। अरीशा ने उसकी बात मानते हुए उसे खाना खिलाना शुरू किया। माहिर उससे बातें करते हुए खाने लगा और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। शाम होने को आई थी जब रायना अरीशा वापस आई। रायना ने उसे न सिर्फ रिसेप्शन के लिए बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारी शॉपिंग करवाई थी। कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप और बहुत कुछ। अरीशा की ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा था जब उसने अपने लिए कुछ लिया था। शॉपिंग के बाद रायना ने उसे पार्लर में तैयार करवाया। आज वो असली मायने में दुल्हन लग रही थी। ऑफ वाइट कलर के लहंगे में ऑरेंज दुपट्टा इस पर बहुत जच रहा था। वो दादी से मिलकर रूम में आई ताकि मेहमानों से आने से पहले माहिर को तैयार होने के लिए कह सके, लेकिन अंदर आते ही वो बाहर को देखकर हैरान रह गई। माहिर आईने के सामने खड़ा था, ब्लैक ट्राउज़र और स्ट्रेट शर्ट में, क्लीन शेव किए, हाथ पर घड़ी
बांधे वो वही तस्वीर वाला माहिर लग रहा था और अपने बालों में ब्रश करते हुए उनको पीछे कर रहा था, लेकिन उसके बाल इतने सिल्की थे कि बार बार उसके माथे पर आकर गिर जाते। इसने आईने में अरीशा के अक्स को देखा तो देखता रह गया, उसी तरह जैसे अरीशा उसे देखती रह गई थी। वाह बीबी, तुम तो बिल्कुल दुल्हन जैसी लग रही हो। लेकिन तुम दुल्हन क्यों बनी? आज तुम्हारी शादी है क्या? माहिर बड़ी आंखें करके हैरत से बोला। उसकी बात पर अरीशा हंस थी। नहीं माहिर जी, आज घर में फंक्शन है ना, इसीलिए। हाँ देखो माहिर जी, माहिर भी फंक्शन के लिए रेडी है। वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या, आपने तो शर्ट के बटन गलत लगाए हुए हैं। दिखाए मुझे, मैं करती हूँ। अरीशा ने गौर से देखा तो पता चला कि उसने बटन आगे पीछे लगाए हैं। अरीशा ने उसकी शर्ट के सारे बटन दोबारा से खोले और ठीक से लगाने लगी। उसके बाल हवा से उड़कर माहिर के चेहरे पर आ रहे थे, जिससे उसके बहुत उलझन हो रही थी। उसने अरीशा के बालों को पीछे करते हुए उसके गले तक हाथ ले जाकर वहीं पकड़े रखा। अरीशा ने हैर से सर उठाकर देखा। बीवी, तुम्हारे बाल माहिर की आंख में आ रहे हैं। जब तक तुम माहिर के बटन ठीक करोगी तब तक माहिर तुम्हारे बालों को होल्ड करके रखेगा, ओके? माहिर ने उसके पूछने से पहले ही जवाब दिया तो वो मुस्कुरा दी। हाथ डालिए। अलीशा ने उसकी शर्ट को ठीक करने के बाद कोट उठाकर उसे पहनाया। माहिर हैंडसम लग रहा है ना? माहिर ने आईने में अपना अक्स देखकर बोला। बहुत हैंडसम, लेकिन हाँ आपको पार्टी में अच्छे से रहना होगा, कोई शरारत नहीं करनी होगी और बड़ों की सब बात माननी होगी। अलीशा ने कोट के बटन बंद करते हुए उसे हदायत दी जो दादी ने उसे कहा था। माहिर ने उसकी जानिब देख कर मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। अलीशा ने अपनी आंख के काजल उंगली पर लेते हुए उसके कान के पीछे लगाया। ये क्या लगाया बीवी तुमने? आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं ना, इसलिए काला टीका लगाया है ताकि आपको किसी की नज़र न लगे। अब चलें? अरीशा ने वजाहत दी और उसका हाथ थाम लिया। बीवी रुको। माहिर ने उसका हाथ हल्के से खींचा, वो रुक गई। माहिर इसके करीब आया और अपनी पहली उंगली बहुत एहतियात से उसकी आंख के करीब ले जाकर आंख के किनारे से मिस किया। अब माहिर की बीवी को भी किसी की नज़र नहीं लगेगी। नफीसा बेगम गुस्से से आप माहिर की जाने बढ़ रही थी, लेकिन अरीशा फ़ौरन माहिर के सामने आकर खड़ी हो गई। नहीं अम्मी जी, प्लीज़ जाने दीजिए। माहिर जी ने जो कहा किया मेरे लिए किया, प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दीजिए। फंक्शन में माहिर ने आलिया की सहेलियों पर जूस का ग्लास फेंक दिया था क्योंकि वो अरीशा पर हंस रही थी। तब तो नफीसा बेगम कंट्रोल कर गई थी, लेकिन उनके जाते ही वह माहिर पर इतना गुस्सा निकाल रही थी। बीच में से हट जाओ लड़की, इस लड़की की वजह से बार बार लोगों के सामने बेइज्जत होना पड़ता है। खुद तो पागल है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बदनामी तो हमारी होती है। माहिर अरीशा के पीछे खड़ा दांतों से नाखून चबाता रहा था, जिस चेहरे पर डर, और नफीसा बेगम उसे गुस्से से देख रही थी। बस नफीसा, दादी ने उसे रोकना चाहा। अम्मी जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आइंदा माहिर जी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्लीज़ आप जाएं, आज उन्हें माफ़ कर दीजिए। अलीशा ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। हमारे मामले में दखल देने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम हटो बीच में से। अगर आज इसे सज़ा नहीं दी तो अगले बार फिर यही करेगा। नफीसा बेगम इसके साइड से आगे बढ़ती माहिर का हाथ पकड़ने लगी थी। नफीसा, दादी ने उस बार सख्ती से पकड़ा तो वो रुक गई। ये माहिर की बीवी है, मत भूलो माहिर के किसी भी मामले में दखल देना उसका हक है। और किन लोगों की परवाह कर रही हो तुम? वो जो हमारे घर आकर हमारे ही बहू बेटे का मजाक बना रहे थे, उन गैरों के लिए अपने ही बेटे को सज़ा दोगी तुम? बस ये बात यहीं ख़त्म करो। अलीशा, माहिर को लेकर अंदर जाओ और तुम भी जाओ अपने कमरे में, दादी ने बात ख़त्म करते हुए कहा। नफीसा बेगम तनफन करती चली गई और माहिर को भी अलीशा रूम में ले आई। माहिर जी, ये आपने ठीक नहीं किया। मैंने आपको कहा था ना कि कोई शरारत नहीं करनी, लेकिन वो लोग माहिर की बीवी पर हंस रहे थे। लोगों के हंसने से कुछ नहीं होता माहिर जी, लोग तो किसी को खुश नहीं देख सकते। अगर हम लोगों की बातों को दिल से लगा लें तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हमें सिर्फ सुनकर नज़रअंदाज कर देना चाहिए, यही उनकी बातों का जवाब होता है। बीवी, तुमने जो जो बोला माहिर को कुछ भी समझ नहीं आया। माहिर जी, आप भी ना चलें, आप सो जाएं जल्दी से। गुड नाइट। गुड नाइट। आप इतनी जल्दी जा रही हैं, कुछ दिन रुक जाए ना प्लीज़। 2 दिन बाद रायना ने जाने की तैयारी कर ली थी। अलीशा ने उसे रोकने की कोशिश की। रायना ने पिछले 2 दिनों में इसका इतना ख्याल रखा था कि वो इसे बहुत मिस करने लगी थी। रुक जाती अगर ज़ियान के पापा घर पर अकेले ना होते और कोई है भी नहीं ना उनका ख्याल रखने के लिए, इसलिए मुझे जाना होगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, ज़ियान को मैं यहीं छोड़कर जा रही हूँ और ये तुम्हें बिल्कुल बोर नहीं होने देगा। रायना ने उसे पहले ही बता दिया था कि ज़ियान के पापा को सिकंदर पसंद नहीं, इसीलिए वो ना उस घर में आते हैं और ना अरीशा का ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। आप चली जाएंगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अलीशा ने उसका हाथ थामते हुए कहा। रायना ने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ रखा। उस घर में दादी और माहिर के अलावा और किसी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता था और अब अलीशा का इजाफा हुआ था। अच्छा दादी, मैं निकलती हूँ, खुदा हाफिज़। वो दोनों बाहर आईं तो दादी सोफे पर बैठी थी। रायना उनसे गले मिलते हुए बोली। दादी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए दबा दी। आप ही वो बाहर निकलने ही वाली थी। माहिर उसे आवाज़ देता हुआ सीढ़ियाँ उतरने लगा।